गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से संबंधित आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म अपने पास थी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं अपन। ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल dy अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू dz अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ये अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म होती है। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने से पहले अपन चेक करेंगे कि अपनी जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दी हुई होगी वो इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो इंटीग्रेबल चेक करने का वो फर्स्ट मेथड रहेगा जिसमें अपने पास आएगा p इंटू डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी इंटू डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 आएगा तो अपन बोलेंगे कि इंटीग्रेबल है और इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो अपन बोलेंगे कि इंटीग्रेबल नहीं है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद में अपन मानेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो दो सॉल्यूशन निकालेंगे उनको इंटीग्रल मान लेंगे। तो अपन मान लेंगे u इक्वल टू a एंड v इक्वल टू b टू इंटीग्रल है, यानी अपनी इक्वेशन के दो इंटीग्रल आ जाएंगे जो u इक्वल टू a और v इक्वल टू b। दो स्टेप्स को लेकर अपन सॉल्व कर लेंगे। तो वो जो सॉल्यूशन आएंगे उनको मान लेंगे कि ये दो इंटीग्रल हैं। इन दोनों इंटीग्रल का u इक्वल टू a और v इक्वल टू b का डिफ्रेंसिएशन करके अपन du एंड dv की वैल्यू निकालेंगे। जो du और dv की वैल्यू निकालेंगे उसको अपन पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ du एंड dv इन इक्वेशन। अपनी इक्वेशन रहेगी a du प्लस b dv इक्वल टू 0। इसमें अपन वैल्यू पुट करके a du प्लस b dv, इसमें अपन du और dv की वैल्यू पुट करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपैरिजन करके a और b का मान निकालेंगे। तो अपनी a du प्लस b dv सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन रहेगी अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का अपन कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकाल कर ये मान इसमें पुट कर देंगे a du प्लस b dv में। तो वो वैल्यू आएगी वो u और v की फॉर्म में आएगी। u और v की फॉर्म में लेने के बाद में अपन इसका इंटीग्रल करेंगे और इंटीग्रेशन करके जो u और v की फॉर्म में आंसर आएगा उसमें u और v की वैल्यू यहाँ से वापस पुट कर देंगे। तो अपना फाइनल आंसर x, y और z के टर्म्स में आ जाएगा और यही अपने को चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयरिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, a एंड b की वैल्यू अपने पास फाउंड आउट हो जाएगी और a और b की वैल्यू अपन a du प्लस b dv में पुट करके इंटीग्रेशन करके इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो ये था अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन का मेथड। इस पर देखते हैं अपन क्वेश्चन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस e की पावर 2z dz इक्वल टू 0। ये अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब सबसे पहले टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपने को इंटीग्रेबल चेक करना है। अगर इंटीग्रेबल है
तो अपन समझ जाएंगे कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन होगा क्वेश्चन का और कुछ ना कुछ फाइनल सॉल्यूशन जरूर आएगा। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ से अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड से कंपेरिजन करके पी क्यू और आर की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे। तो पी की वैल्यू होगी यहाँ पर 3x स्क्वायर, क्यू होगा 3y स्क्वायर एंड आर क्या होगा -x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस e की पावर 2z। इतना करने के बाद अपने को इंटीग्रेबल चेक करना है। इंटीग्रेबल चेक करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेबल की कंडीशन लिखेंगे। तो हियर द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी हियर द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन अपन ने बहुत बार देख ली है। इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन होती है p इंटू डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन चेक करेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो अपन कहेंगे कि इक्वेशन इंटीग्रेबल है और इक्वल टू 0 ना आए तो अपन कहेंगे कि इक्वेशन इंटीग्रेबल नहीं है। तो चेक करते हैं। p की वैल्यू अपने पास 3x स्क्वायर इंटू डेल क्यू अपॉन डेल जेड, क्यू का जेड के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, आर का वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3y स्क्वायर। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास 3y स्क्वायर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर का किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष, तो आर का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब और की पावर 2z क्या रहेंगे एक्स के सापेक्ष कॉन्स्टेंट माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड, पी का जेड के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस आर की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y प्लस वाई क्यूब प्लस e की पावर 2z इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई, पी का किसके सापेक्ष करना है y के सापेक्ष, पी की वैल्यू है 3x स्क्वायर जो y के सापेक्ष क्या है कांस्टेंट। तो p का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 माइनस डेल q अपॉन डेल x, q का x के सापेक्ष, q की वैल्यू है 3y स्क्वायर तो y x के सापेक्ष कांस्टेंट, तो इसका भी क्या 0। ये अपने पास हाँ ये सबकी वैल्यू तो करते हैं आगे 3x स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई करना है अपने को 3y स्क्वायर से साथ में ही कर देते हैं 3 इंटू 3 9 और x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस पूरे टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी क्या हो जाएगी 0 तो प्लस 0, दोनों टर्म कैंसिल आउट तो फाइनल क्या आ गया 0। तो अपन क्या कहेंगे कि अपनी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन क्या हो गई है सेटिस्फाई, तो अपन लिख देंगे इज सेटिस्फाइड। इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अपन बोल देंगे कि अपना जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेबल है, उसका इंटीग्रेशन होगा। और अपने क्वेश्चन को अपन देख पा रहे हैं कि होमोजीनियस से अपन नहीं कर सकते, यहाँ द्विघात है और यहाँ पर क्यूब आ रहा है तो अपन इसको होमोजीनियस इक्वेशन से भी नहीं कर सकते। और नॉर्मली अपन देखें तो नॉर्मल अपन इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक्स के साथ एक्स की टर्म है ठीक है कर देंगे, वाई के साथ वाई की टर्म है ठीक है कर देंगे, लेकिन जेड के साथ एक्स वाई और जेड तीनों की टर्म है, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन अपन नॉर्मली पॉसिबल नहीं कर पा रहे, इसलिए अपन इसको कौन से मेथड से सोल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में अपने को ये वैल्यू तो चाहिएगी, तो देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर कैसे सोल्व करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है अपनी dx अपॉन डेल q अपॉन डेल z
माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ये अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी। तो इसमें डी एक्स डी वाई और डी जेड की तो कोई वैल्यू है नहीं अपने पास, लेकिन इन सब की वैल्यू है डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। इन सब की वैल्यू अपन पुट करते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके अपने इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में। तो डी एक्स अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 0 प्लस 3y स्क्वायर, तो क्या हो गया 3y स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 0 माइनस 0 यानी कि 0। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास बन गई है। इनकी दो टर्म्स को लेकर के अपन दोनों इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे और इंटीग्रल से एक इंटीग्रल को अपन यू के इक्वल ले लेंगे और दूसरे इंटीग्रल को वी के इक्वल ले लेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो पहले तो अपन लेते हैं डी जेड इक्वल टू 0। डी जेड इक्वल टू 0 यानी लास्ट टर्म और इनमें से कोई भी एक टर्म लेंगे तो क्या बनेगा फाइनली अपने पास डी जेड इक्वल टू 0। तो इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो अपन लिख देते हैं बाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट अपन ने क्या मान लिया यू, जो अपना एक इंटीग्रल बन गया। तो अपन ने मान लिया कि जेड इक्वल टू यू। अब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर भी जेड आएगा उस जेड की जगह क्या पुट करते चलेंगे यू। और साथ में अपने पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में अपन ने देखा था कि ए डी यू प्लस बी डी वी इक्वल टू 0 इक्वेशन थी, जिसमें डी यू और डी वी की वैल्यू पुट करनी थी। तो जेड इक्वल टू यू आ गया, तो यहाँ से अपने को क्या फाउंड करना है डी यू। तो डी यू फाउंड करने के लिए इसका क्या कर देंगे अपन डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या हो जाएगा डी जेड इक्वल टू डी यू। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई 2। फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्वेश्चन वाली थी और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई जिसमें अपन डी जेड इक्वल टू डी यू पुट करेंगे। अब ये तो सिर्फ थर्ड टर्म और इनमें से किसी एक टर्म को लेने पर अपन ने एक इंटीग्रल निकाल लिया। अब अपन फर्स्ट और सेकेंड टर्म लेकर इंटीग्रल निकालते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म क्या है डी एक्स अपॉन 3y स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस 3x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपन देख रहे हैं कि डी एक्स के साथ x आ जाएगा और डी वाई के साथ y आ जाएगा। तो क्या बनेगा माइनस का 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर डी वाई। क्या होगा 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब क्या इक्वल टू 0 एक बन गई। अब डी एक्स डी वाई की टर्म में बन गई। अब अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके दूसरा इंटीग्रल फाउंड आउट करना है। तो अपन लिखेंगे बाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस कॉन्स्टेंट को अपन क्या नाम देंगे v। इस कॉन्स्टेंट को अपन ने मान लिया कि ये v है। 3 से 3 कैंसिल आउट। तो v की वैल्यू क्या आ गई v की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू v। ये v आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए dv चाहिए। क्या चाहिए dv। तो dv निकालने के लिए इसका फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन। और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी वी। ये डी वी का डिफ्रेंसिएशन करने पर आ गया अपने पास 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी वी। अपनी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 से अपने पास डी यू और डी वी की वैल्यू आ गई।
तो इसको वहाँ पर पुट करेंगे अपन, इसको अपन पुट करेंगे ए डी यू प्लस बी डी वी इक्वल टू 0। अपने आगे का एक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 3 के बाद। पुट द वैल्यू ऑफ डी यू एंड डी वी इन इक्वेशन क्या रहेगी, ए डी यू प्लस, इक्वेशन रहेगी अपनी ए डी यू प्लस बी डी वी इक्वल टू 0। यहाँ पर डी यू और डी वी की वैल्यू पुट करेंगे, तो डी यू एंड डी वी की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए डी यू की वैल्यू डी जेड प्लस बी डी वी की वैल्यू क्या है अपने पास 3x² डी एक्स प्लस 3y² डी वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 3bx² डी एक्स प्लस 3by² डी वाई प्लस ए डी जेड इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आ गई उस इक्वेशन की अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपैरिजन करके अपन ए और बी का वैल्यू फाउंड आउट करेंगे। ए और बी की वैल्यू फाउंड आउट करके अपन इसमें पुट कर देंगे, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो यू एंड वी की फॉर्म में आ जाएगी। यू एंड वी की फॉर्म की में आने के बाद में अपन उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद में जो फॉर्म आएगी वो यू और वी की आएगी। ऑब्वियसली सभी टर्म यू एंड वी की टर्म्स में होगी, तो वहाँ पर वापस यू और वी की वैल्यू पुट करके अपन फाइनल आंसर एक्स वाई जेड की टर्म में दे देंगे। तो कंपैरिजन वाइज अपनी ये इक्वेशन रहेगी 4th। कंपैरिजन करेंगे वाई इक्वेशन 1st एंड 4th से, तो कंपैरिजन वाई इक्वेशन 1st एंड 4th। 1st एंड 4th इक्वेशन का कंपैरिजन करके अपन क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे। तो डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें अपने 4th में, और डी इक्वेशन 1st में डी एक्स का कंपोनेंट वो कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। कंपैरिजन का यही मतलब होता है। तो डी वाई का कोफिशिएंट भी दोनों में सेम होना चाहिए, और डी जेड का कंपोनेंट भी दोनों में सेम होना चाहिए। तो अपन कंपैरिजन करते हैं, तो डी एक्स का कंपोनेंट और डी एक्स का कंपोनेंट दोनों में सेम करेंगे। तो फर्स्ट में है अपना 3x² इक्वल टू 3bx²। तो देख रहे हैं x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो b इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास 1, यानी b की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। अपने यहाँ से भी देख रहे हैं कि dy और dy का कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए। तो dy का कंपोनेंट यहाँ पर 3by² है और यहाँ 3y² है। यहाँ से कंपैरिजन करने पर भी अपने पास b इक्वल टू 1 आएगा। तो अपने पास b की वैल्यू तो आ गई है 1। अब अपन a की वैल्यू फाउंड करेंगे। तो a की वैल्यू में देखेंगे dz का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि a किसके साथ है dz के साथ में है। तो a इक्वल टू dz का कोफिशिएंट क्या है -x³ प्लस y³ प्लस e की पावर 2z। अब ये देखते हैं अपन कि a की वैल्यू जो आ रही है वो x, y और z की टर्म्स में आ रही है, लेकिन अपन ने पहले क्या बोला था कि a और b की जो वैल्यू आएगी वो या तो कोई कांस्टेंट होगी, और अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो u एंड v के पदों में आएगी। u एंड v के पदों में आएगी तो इसको अपन को u एंड v के पदों में सेट करनी है। तो साफ साफ दिख रहा है v की वैल्यू क्या है x³ प्लस y³। तो x³ प्लस y³ को तो अपन क्या पुट कर देंगे v, और अपने पास u की वैल्यू क्या आई थी z, तो z को क्या पुट कर देंगे u। तो अपने टर्म्स किस में आ जाएगी u और v के पदों में आ जाएगी, वो ही अपने को चाहिए। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -x³ प्लस y³ को क्या पुट करेंगे v प्लस e की पावर 2u। ये किसकी वैल्यू आ गई a की। अपने पास b की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है। दोनों वैल्यू को किस में पुट करना है a du प्लस b dv इक्वल टू 0। इसमें पुट करते ही अपने पास इतनी ईजी हो जाएगी कि अपन आसानी से इसका क्या कर सकेंगे इंटीग्रेशन। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं,
द वैल्यू ऑफ a and b in equation a du plus b dv equal to 0। a du plus b dv इक्वल टू 0 में वैल्यू पुट करते हैं, पहले a और b की और क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं उसका। तो a की वैल्यू तो क्या आई है, माइनस v प्लस e की पावर 2u du प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो प्लस dv इक्वल टू 0। हल करते हैं, माइनस का v du माइनस e की पावर 2u du प्लस dv इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं dv का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, e की पावर 2u du का हो जाएगा, लेकिन माइनस v dv का इंटीग्रेशन इस फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि u के साथ में जो वेरिएबल है वो क्या है, v के टर्म्स में है, तो v के टर्म्स में है तो किसी फॉर्मूले में सेट करना पड़ेगा। अब अगर अपन इस पूरी टर्म्स में e की पावर u का डिवाइडेशन कर दें तो देखते हैं क्या होता है। तो माइनस v अपॉन e की पावर u du माइनस e की पावर 2u अपॉन e की पावर u du प्लस dv अपॉन e की पावर u इक्वल टू 0। क्या बन रहा है, माइनस का v e की पावर माइनस u du, माइनस u लिख सकते हो, अगर पावर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इस टर्म को अपन उधर ले जाएंगे तो प्लस e की पावर माइनस u dv इक्वल टू e की पावर u du हो गया। अब अपन देख रहे हैं कि ये शायद कोई फॉर्मूला सेट हो गया होगा, v e की पावर माइनस u, यानी ये बन जाएगा d v इंटू e की पावर माइनस u का, यानी v इंटू e की पावर माइनस u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये टर्म्स आएगी। देखते हैं, अपन v को कांस्टेंट लेते हैं और e की पावर माइनस u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस u du। तो फर्स्ट टर्म प्लस फिर क्या करेंगे, e की पावर माइनस u को कांस्टेंट लेंगे और v का करेंगे तो क्या होगा, dv। तो हो गया v e की पावर माइनस u का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू e की पावर u du। अब अपन इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अपन अगले टर्म में लिखेंगे बाई इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा, v e की पावर माइनस u इक्वल टू e की पावर u प्लस कॉन्स्टेंट, प्लस क्या आ गया, कांस्टेंट। अब अपना सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन अपना जो फाइनल आंसर है वो तो किसके टर्म्स में है, u एंड v के टर्म्स में, और अपना क्वेश्चन जो है वो किसके टर्म्स में है, अपना क्वेश्चन x y z के टर्म में है। तो अपने को क्वेश्चन की फॉर्म में ही अपना फाइनल आंसर देना है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में फाइनल आंसर देने के लिए क्या करेंगे, v और u की वैल्यू पुट करेंगे। जो अपने पास v और u की वैल्यू आई थी इक्वेशन 2 एंड 3 में, वो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। पर करेंगे नेक्स्ट में क्या करेंगे, v और u की वैल्यू पुट करेंगे। तो v की वैल्यू तो क्या आई थी अपने पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वेशन 3 में आई थी, इंटू e की पावर माइनस u की वैल्यू इक्वेशन 2 में आई थी अपने पास z, तो माइनस z इक्वल टू e की पावर u। तो e की पावर u क्या था, z प्लस कॉन्स्टेंट अपन ने मान लिया c, कॉन्स्टेंट क्या मान लिया c। अगर मैं v की पावर z का डिवाइडेशन दे दूँ, इसका माइनस z उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा प्लस में, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू e की पावर z अपॉन e की पावर माइनस z प्लस c अपॉन e की पावर माइनस z, ये होगा। और e की पावर माइनस z न्यूमरेटर में जाकर क्या हो जाएगी, e की पावर प्लस z, तो e की पावर 2 हो जाएगी और e की पावर z हो जाएगी। ये अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद में x y z की टर्म्स में क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में अपन क्वेश्चन देखा जिसमें करना क्या है,
करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले तो देखना है कि नॉर्मली होगा। सबसे पहले तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम आते ही अपने को इंटीग्रेबल चेक करना है कि इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। और अपने पास 100% इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन एमएससी में बनता है जिसमें सभी क्वेश्चंस इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो अपने क्वेश्चन इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करवाई, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होने से अपनी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो यह नहीं है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, हो सकता है अपना मेथड रॉन्ग हो, कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो, तो अपने को पहले तो उसके इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के बाद अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, दो इंटीग्रल फाउंड आउट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन की दो स्टेप्स को लेकर सॉल्व करेंगे और दो इंटीग्रल फाउंड आउट करेंगे और दोनों इंटीग्रल्स का डिफ्रेंसिएशन करके डी यू और डी वी, यानी उनको इंटीग्रल को एक को यू मान लेंगे दूसरे को वी, और दोनों का डिफ्रेंसिएशन करके अपन डी यू और डी वी की वैल्यू निकालेंगे। डी यू और डी वी की वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे अपन, ए डी यू प्लस बी डी वी में इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में अपन डी यू और डी वी की वैल्यू पुट करेंगे। डी यू और डी वी की वैल्यू पुट करने के बाद में अपनी ये जो इक्वेशन है ए डी यू प्लस बी डी वी, ये एक्स वाई डी एक्स डी वाई और डी जेड्स के टर्म में आएगी। दोनों तब अपन क्या करेंगे, अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का उस इक्वेशन से कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाउंड आउट करके वापस ए और बी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ए डी यू प्लस बी डी वी में। लेकिन ये ध्यान रखें कि उसको सोल्व करते वक्त ए और बी की जो वैल्यू निकालें वो 100% यू और वी की फॉर्म में आएगी। यू और वी की फॉर्म में आने के बाद में इस पर पुट करेंगे, पूरी इक्वेशन यू और वी की फॉर्म में बन जाएगी, तो नॉर्मली इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा। वो इंटीग्रेशन ये नहीं है कि नॉर्मल मेथड से ही हो, वो होमोजीनियस मेथड से भी हो सकता है, लेकिन लगभग नॉर्मली हो जाता है। तो यह थी अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगला टॉपिक रहेगा अपना जनरल मेथड, और इसी जनरल मेथड के साथ अपनी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा